हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है 8 जुलाई के करंट अफेयर्स में। 8 जुलाई के करंट अफेयर्स लेकर के मैं आ गया हूं और मैं आपको बता दूं कि इसमें मैं करंट अफेयर्स के साथ साथ एंड में आपसे 15 क्वेश्चन का टेस्ट के रूप में डिस्कस करने वाला हूं। तो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि क्लास को एंड तक देखना और 15 क्वेश्चन अच्छे से अपनी तरफ से फुल कोशिश करके करना कि आपसे कितने क्वेश्चन सही होते हैं उसमें। तो ये जो क्वेश्चन मैं लेकर के आया हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यह सभी एग्जाम में पूछने की संभावना इनमें से अधिकतर रहेगी। तो मैं अब इस क्लास की स्टार्टिंग करता हूँ पहले क्वेश्चन के साथ कि इसमें पहला क्वेश्चन है कि जीएसटी परिषद ने फर्जी पंजीकरण से निपटने के लिए सख्त पंजीकरण नियमों का प्रस्ताव रखा है। आपको बता दूं कि इसमें जीएसटी परिषद जो है फर्जी पंजीकरण से निपटने के लिए और वस्तु एवं सेवा कर प्रणाली की अखंडता को बढ़ाने के लिए और उसके लिए कुछ नए उपायों को बनाने के लिए विचार कर रही है। और जीएसटी परिषद से आपको कुछ इम्पोर्टेंट बता देता हूं कि जीएसटी परिषद का जो उल्लेख है वो आर्टिकल 279 ए में किया गया है। इसका उल्लेख 279 ए में और इसके कुछ प्रावधान आर्टिकल 246 में भी किए गए हैं। ठीक है। और ये जो जीएसटी है ये संविधान संशोधन हुआ था 101वां, उसके द्वारा जोड़ा गया था ये। और यह जीएसटी जो लागू हुई थी 1 जुलाई 2017 से स्टार्टिंग हुई थी इसकी। ठीक है, याद रखना इसके बारे में। इसमें आगे अब न्यूज कि भारत और मलेशिया अब भारतीय रुपये में व्यापार कर सकते हैं। भारत और मलेशिया जो हैं एक दूसरे के मध्य अब व्यापार भारतीय रुपये में कर सकते हैं। और इस रुपये के द्वारा जो व्यापार करने की घोषणा विदेश मंत्रालय के द्वारा की गई है, इसकी घोषणा की गई है। जो वाणिज्य मंत्रालय ने विदेश व्यापार नीति इससे एक दिन पहले लॉन्च की थी, उसके एक दिन बाद यह घोषणा की गई है। ठीक है। और यह रुपये के सशक्तिकरण में एक महत्वपूर्ण कदम है। आगे न्यूज है इसमें। चलो आगे से पहले मैं बता देता हूँ कि जैसे विदेशी मतलब जो व्यापार है जैसे भारत के रुपये के रूप में किया गया है, तो इससे भारत को ये फ़ायदे होने वाले हैं कि एक तो दूसरे जो देशों की मुद्राएं हैं जैसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा है, डॉलर है, यूरो है, येन है, इस पर जो निर्भरता है भारत की वो कम होगी। और जो भारत का रुपया है उसको अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा के रूप में भी अपनाने में इसमें मदद मिलेगी आगे चल करके। और भारत का जो रुपया है उसकी मतलब वैल्यू बढ़ेगी परचेजिंग पावर के हिसाब से। आगे न्यूज है इसमें कि पीएनबी ने इमर्सिव 3D एक्सपीरियंस के साथ मेटावर्स में वर्चुअल ब्रांड लॉन्च किया है। जो पीएनबी है पंजाब नेशनल बैंक, उसने इमर्सिव 3D एक्सपीरियंस के साथ अपना खुद का एक ब्रांच लॉन्च किया है मेटावर्स। और इस मेटावर्स के द्वारा जो ग्राहक हैं इससे ग्राहकों को बहुत अधिक फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि वह अपने मोबाइल फ़ोन और लैपटॉप के माध्यम से विभिन्न उत्पादों और सेवाओं जैसे बैंक जमा, ऋण, डिजिटल उत्पाद और सहकारी योजनाओं का पता लगा सकते हैं इससे। आगे न्यूज है इसमें कि किस्वाहिली भाषा दिवस 2023 का किस्वाहिली भाषा दिवस जो है, और यह किस्वाहिली भाषा दिवस जो है यह यूनेस्को के द्वारा यानी संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन के द्वारा 7 जुलाई को मनाया गया है। यूनेस्को की फुल फॉर्म बता दूं, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यूनेस्को की फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। और यह किस्वाहिली एक भाषा है अफ्रीका महाद्वीप की, और यह जो संयुक्त राष्ट्र का वैश्विक संचार निदेशालय है उसमें यह अफ्रीका की एकमात्र भाषा है। ठीक है। और आगे न्यूज है इसमें विश्व चॉकलेट दिवस 2023 के विश्व चॉकलेट दिवस के बारे में। यह हर साल 7 जुलाई को मनाया जाता है और इसमें सभी उम्र के चॉकलेट प्रेमी सम्मिलित होते हैं, चाहे और तरह तरह के मतलब व्यंजनों का आनंद लेते हैं, चाहे वो सादा चॉकलेट हो या स्वादिष्ट ट्रफल हो या स्वादिष्ट चॉकलेट केक हो। ठीक है, 7 जुलाई को मनाया जाता है चॉकलेट दिवस। आगे है FPASB इंडिया ने कृष्ण मिश्रा को CEO नियुक्त किया है। भारत के वित्तीय नियोजन मानक बोर्ड यानी FPASB ने 1 अगस्त 2023 से कृष्ण मिश्रा को मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी CEO नियुक्त किया है। आगे RBI ने P वासुदेवन को नया कार्यकारी निदेशक बनाया है। P वासुदेवन
आरबीआई ने कार्यकारी निदेशक। भारतीय रिजर्व बैंक ने पी वासुदेवन को कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। इसकी नियुक्ति 3 जुलाई 2023 से प्रभावी होगी। आगे न्यूज है इसमें, बांग्लादेश के कप्तान तमीम इकबाल ने संन्यास ले लिया है। पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं तमीम इकबाल, क्रिकेटर हैं ये, उन्होंने संन्यास ले लिया है और इसके बारे में बता। और जो भारत में 3 महीने बाद विश्व कप होने वाला है, यह उसमें नहीं खेलेंगे बांग्लादेश की तरफ से। और इनका जो कैरियर रहा था वो 16 वर्ष तक रहा था और इन्होंने 34 वर्ष की उम्र में संन्यास लिया है अभी। आगे है, भारत और सिंगापुर ने सहयोग और समझौता ज्ञापन को 5 साल के लिए बढ़ा दिया है। भारत और सिंगापुर ने, ठीक है, इसमें जो हस्ताक्षर हुए हैं भारत के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग और सिंगापुर के गणराज्य के लोक सेवा प्रभाग के द्वारा हुए हैं इस पर। और यह 2028 तक यानी 5 वर्षों के लिए बढ़ाने के लिए इसमें एक प्रोटोकॉल दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए गए हैं। आगे है इसमें विश्व कप 2023 का शेड्यूल के बारे में। और यह 2023 का जो पुरुष क्रिकेट विश्व कप है यह भारत में किया जाने वाला है और यह 5 अक्टूबर से 19 अक्टूबर के मध्य खेला जाएगा और इसमें कुल 10 टीमें भाग लेंगी। और 10 टीमों के नाम हैं भारत के अलावा अफगानिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, बांग्लादेश, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान और दक्षिण अफ्रीका। ये सभी 10 टीमों के बीच खेला जाएगा। आगे विज्ञान और प्रौद्योगिकी से के एलेना ने भारत का पहला नाविक पेश किया है। इसमें आपको बता दूं कि बेंगलुरु में स्थित है ये एलेना जियो सिस्टम कंपनी। इसके द्वारा नेविगेशन अनुप्रयोगों और सेवाओं में आत्मनिर्भरता हासिल करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए भारतीय क्षेत्रीय नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम पर आधारित देश के पहले हैंड हेल्ड नेविगेशन डिवाइस का अनावरण किया गया है। ठीक है, आगे न्यूज, चंद्रयान 3 14 जुलाई को लॉन्च किया जाएगा। जो चंद्रयान 3 है वो 14 जुलाई को लॉन्च किया जाएगा। चंद्रयान 3 14 जुलाई को लॉन्च किया जाएगा। तो इसमें बता दूं कि भारत इससे पहले 2 चंद्रयान मिशन पहले लॉन्च कर चुका है और यह इसका तीसरा मिशन है। और यह 14 जुलाई को दोपहर 2 बजे श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया जाएगा। इसकी घोषणा इसरो के द्वारा कर दी गई है, यानी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने। और इसकी घोषणा सोमनाथ ने भी कर दी है बाद में। ठीक है, सोमनाथ इसके अध्यक्ष हैं इसरो के। आगे कोलंबो में 67वें TAAI सम्मेलन की मुख्य बातें, यानी 3 दिवसीय 67वां ट्रैवल एजेंट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया सम्मेलन 6 जुलाई को कोलंबो में किया गया है। आगे न्यूज है, दलाई लामा का 88वां जन्मदिन। दलाई लामा, आपने सुना होगा कि तिब्बत का ये सम्मानित पद है दलाई लामा, और यह वहाँ के दलाई लामा हैं और इनका 88वां जन्मदिन मनाया गया है अभी। और जब से चीन ने तिब्बत में मतलब इन पर आक्रमण किया है, जिस वजह से इन्हें निर्वासित होना पड़ा था तिब्बत से, तो यह भारत में शरण ली थी इन्होंने और धर्मशाला में आकर के रह रहे हैं। तभी से हिमाचल प्रदेश की जगह है धर्मशाला और वहीं पर इन्होंने 88वां जन्मदिन मनाया है। और इस अवसर पर इनके समर्थक और निर्वासित जो तिब्बती हैं वह सभी इस अवसर पर इकट्ठे होते हैं और इनका सम्मान करते हैं इस टाइम पर। आगे अब इसमें देखता हूँ मैं आप सभी के सामने 15 क्वेश्चन लेकर के आया हूँ इम्पोर्टेंट। सभी अपनी तरफ से कोशिश करना, आपसे कितने बनते हैं और अच्छे से ध्यान से इन्हें देखना। भारतीय रिजर्व बैंक की केंद्रीकृत सूचना प्रबंधन प्रणाली यानी CIMS का उद्देश्य क्या है? बताइए। भारत की जो केंद्रीकृत सूचना प्रबंधन प्रणाली है उसका उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए है इसमें बड़े डेटा को संभालने और डेटा विश्लेषण की सुविधा के लिए। बी है इसमें वित्तीय लेन देन का प्रबंधन करने के लिए। सी है नियामक अनुपालन को लागू करने के लिए, तथा डी है इसमें सार्वजनिक सूचना का प्रसार करने के लिए, या ई उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपको बता दूं इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, बड़े डेटा को संभालने और डेटा विश्लेषण की सुविधा के लिए। और विश्लेषण देखता हूं इसमें कि CIMS को कई डोमेन में भारी मात्रा में डेटा के प्रवाह, एकत्रीकरण, विश्लेषण और प्रसार को प्रबंधित करने के लिए डिजाइन किया जाता है इसे। आगे क्वेश्चन है, गृह मंत्रालय ने राज्यों में अग्निशमन सेवाओं के विस्तार और आधुनिकीकरण की योजना शुरू की है। योजना के तहत परियोजनाओं या प्रस्तावों के लिए राज्य सरकारों से कितना योगदान आवश्यक है?
बताइए, गृह मंत्रालय ने राज्यों में अग्निशमन सेवाओं के विस्तार और आधुनिकीकरण की योजना जो शुरू की है उसके लिए इसमें मतलब राज्य सरकारों से कितना योगदान आवश्यक है? 10%, 18%, 12% या 25% या 30%? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 30%। डिटेल से देखता हूँ इसमें कि उत्तर पूर्वी और हिमालयी यानी NEH राज्यों को छोड़कर राज्य सरकारों को योजना के माध्यम से परियोजनाओं तथा प्रस्तावों की कुल लागत का 25% योगदान करने की आवश्यकता होती है, जो 10% योगदान देंगे। आगे क्वेश्चन है इसमें, किस आयोग की सिफारिश तैयारियों और क्षमता निर्माण के लिए फंडिंग विंडो का आधार बनाती हैं? बताइए, किस आयोग की सिफारिशें तैयारी और क्षमता निर्माण के लिए फंडिंग विंडो का आधार बनाती हैं या बनती हैं? 12वां वित्त आयोग, 13वां वित्त आयोग, 14वां वित्त आयोग, 15वां वित्त आयोग या 16वां? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 16वां वित्त आयोग। इसमें देखते हैं कि 15वें वित्त आयोग की सिफारिश तैयारी और क्षमता निर्माण की फंडिंग विंडो के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रतिकोष और राज्य आपदा प्रतिकोष से 12.5% के आवंटन की अनुमति देती है। यानी इसमें गलत हो गया क्या? नहीं, सॉरी, इसका ऑप्शन डी 15वां वित्त आयोग है। आगे क्वेश्चन है इसमें, ग्रीन हाइड्रोजन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कौन सा मंत्रालय कर रहा है? बताइए, ग्रीन हाइड्रोजन का जो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है उसका आयोजन किस मंत्रालय के द्वारा किया जा रहा है? नंबर 1, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय। नंबर 2, महिला और बाल विकास मंत्रालय। नंबर 3, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। नंबर 4, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय या उपर्युक्त में से कोई नहीं? बताइए क्या होगा इसका सही जवाब? ग्रीन हाइड्रोजन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कौन सा वो कर रहा है मंत्रालय? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय। सम्मेलन का आयोजन नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा अन्य सहकारी सरकारी संस्थाओं के साथ साझेदारी में किया जा रहा है, और भी मंत्रालय इसमें शामिल हैं। आगे, गैर जीवाश्म ईंधन स्रोतों से ऊर्जा प्राप्त करने के मामले में भारत का स्थान कौन सा है? 20%, 30%, 40%, 60% या 80%? बताइए कितना परसेंट है भारत का स्थान? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 40% स्थान है भारत का गैर जीवाश्म ईंधन स्रोतों से ऊर्जा प्राप्त करने के मामले में। ठीक है, यानी गैर जीवाश्म जो जीवाश्म रहित हों, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा, ये सभी। तो बताइए 5 क्वेश्चन हो गए। कमेंट बॉक्स में बताइए 5 में से आपके कितने सही हुए। आगे देखते हैं, छठा क्वेश्चन है इसमें कि 2022 में विकासशील देशों में कुल FDI प्रवाह कितना था? 662 मिलियन, 662 बिलियन, 662 ट्रिलियन और 562 ट्रिलियन और 563 बिलियन। यह हमने कल के 7 जुलाई में भी पढ़ा था। बताइए कितना है FDI 2022 में कुल? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 662 बिलियन। चलो मैं आपको मिलियन, बिलियन और ट्रिलियन समझा देता हूँ कि पहले होता है मिलियन, ठीक है, फिर होता है बिलियन और फिर होता है ट्रिलियन। तो आप सिंपल याद रखना कि 10 की पावर, अरे सॉरी क्या हो गया, सबसे पहले मिलियन, उसके बाद बिलियन, उसके बाद ट्रिलियन। ठीक है, अरे ये जो, चलो दोबारा देखता हूँ, ये जो मिलियन होता है ये होता है 10 की पावर 6, यानी 10 लाख को कहते हैं 1 मिलियन।
और बिलियन होता है 10⁹ 10⁹ 10⁹ और ट्रिलियन होता है 3 बढ़ाते जाओ इसकी पावर में, 10⁹ 9 हो गया, 10⁻12। ठीक है, मिलियन, बिलियन और ट्रिलियन। और यह 2023 में तो जो विश्व निवेश रिपोर्ट आई है, यह अंकताड़ के द्वारा जारी की गई है और इसमें 2022 में 662 बिलियन FDI ही अपरिवर्तित रहा है जो पिछले वर्ष था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है, दक्षिण एशिया के किस देश में 2022 में FDI प्रवाह में 10% की वृद्धि देखी गई है? बताइए, चीन, भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान या नेपाल के में FDI में 10% की। यह भी हमने इसी के साथ पढ़ा था 7 जुलाई के करंट अफेयर्स में। तो बताइए इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, भारत के में 10% की वृद्धि देखी गई है। भारत में FDI प्रवाह 10% बढ़कर 49.3 बिलियन तक पहुंच गया है, जिसे भारत ग्रीनफील्ड परियोजना घोषणा के लिए तीसरा सबसे बड़ा मेजबान देश बन गया है। आपको बता दूं, जो सबसे ज़्यादा FDI आता है वो अमेरिका के लिए आता है, अमेरिका देश को प्राप्त होता है सबसे अधिक FDI। आगे, वैश्विक शांति सूचकांक 2023 पर भारत की रैंकिंग क्या है? वैश्विक शांति सूचकांक पर यह भी 7 जुलाई के करंट अफेयर्स में पढ़ा था। ए पहला, बी 31वां, सी 146वां या डी 126वां तथा ई 116वां। बताइए वैश्विक शांति सूचकांक। बताइए, जो वैश्विक शांति सूचकांक है उसमें भारत की रैंक क्या है? इसमें भारत की रैंक है 126वीं और इसमें कुल 163 देशों की रैंकिंग की गणना की जाती है। और यह जो रिपोर्ट जारी की जाती है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा जारी की जाती है। और इसमें ये जो रिपोर्ट जारी की जाती है इसमें पहले नंबर पर रहा था अभी 2023 की रिपोर्ट में आइसलैंड, डेनमार्क और शायद फिनलैंड है तीसरे नंबर पर। भारत 126वें स्थान पर है इसमें। वैश्विक शांति सूचकांक में 163 देशों की रैंकिंग जारी की जाती है। भारत का स्थान 126। इसे उच्च स्तर की शांति प्राप्त करने में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, इसलिए जारी की जाती है। आगे, 2008 से कौन सा देश लगातार दुनिया के सबसे शांतिपूर्ण देश के रूप में पहले स्थान पर रहा है? बताइए, डेनमार्क, न्यूजीलैंड, आइसलैंड, स्विट्जरलैंड या उपरोक्त में से कोई नहीं? अभी पहले क्वेश्चन में देखा है उसी में बताइए। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, आइसलैंड। 2008 में पहली बार ग्लोबल पीस इंडेक्स जारी किया गया था। इसके बाद से आइसलैंड ने दुनिया के सबसे शांतिपूर्ण देश के रूप में अपनी स्थिति बरकरार रखी है। यानी 2008 से लेकर के हर बार तब से अब तक आइसलैंड ही पहले नंबर पर रहा है इस वैश्विक शांति सूचकांक में। आगे क्वेश्चन है, 2008 से कौन सा देश, चलो ये हो गया। आगे, स्वर्णिमा योजना के लिए पात्रता मानदंड तैयार किया गया है, यह क्या है? स्वर्णिमा योजना के लिए पात्रता मानदंड, आवेदकों की आयु 18 से 55 वर्ष के बीच होनी चाहिए। ऑप्शन बी, आवेदकों की कुल वार्षिक पारिवारिक आय 3 लाख से अधिक होनी चाहिए। आवेदकों को किसी भी सामाजिक वर्ग से उद्यमी होना चाहिए। या ऑप्शन डी, आवेदकों की आयु 18 से 55 वर्ष के बीच होनी चाहिए। बताइए, स्वर्णिमा योजना के लिए इसमें से कौन सी पात्रता सही मैच करती है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, आवेदकों की आयु 18 से 55 वर्ष के बीच होनी चाहिए। और डिटेल से देखता हूँ इसे कि स्वर्णिमा योजना के लिए पात्रता मानदंड में 18 से 55 वर्ष की आयु की महिला होना इसमें अनिवार्य है। आगे न्यूज है, भारत और पाकिस्तान SCO के स्थायी सदस्य कब बने? बताइए, जब भारत बना था तभी पाकिस्तान बना था इसका SCO का स्थायी सदस्य। ऑप्शन ए 2001, ऑप्शन बी 2017, ऑप्शन सी 2021, ऑप्शन डी 2019 या ऑप्शन डी ई 2007। इसमें भारत और पाकिस्तान बने थे। ऑप्शन बी इसका सही है, 2017 में। SCO की स्थापना जो संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है इसकी स्थापना 2001 में हुई थी।
और इसका मुख्यालय बीजिंग चीन में है। ठीक है, और भारत और पाकिस्तान इसमें 2017 में शामिल हुए थे और अभी हाल ही में 9वां सदस्य बना है इसका ईरान। एससीओ की स्थापना 2001 में रूस, चीन, किर्गिस्तान, मतलब किर्गिस्तान जो गणराज्य था, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपतियों द्वारा संघाई में की गई थी। भारत और पाकिस्तान इसमें 2017 में स्थायी रूप से शामिल हुए थे, जिससे संगठन की क्षेत्रीय उपस्थिति और मजबूत हुई थी। आगे 2009 और 2019 के बीच लगभग 3.5 मिलियन विदेशी रोगियों की मेजबानी करते हुए कौन सा देश चिकित्सा पात्र यात्रा के लिए एक लोकप्रिय गंतव्य बन गया है? 2009 और 2019 के बीच 3.5 मिलियन विदेशी रोगियों की मेजबानी करते हुए कौन सा देश चिकित्सा यात्रा के लिए एक लोकप्रिय गंतव्य बन गया है? बताइए। ऑप्शन ए संयुक्त राज्य अमेरिका, बी चीन, सी यूनाइटेड किंगडम, डी भारत या ऑप्शन डी दक्षिण अफ्रीका। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी भारत। तो चिकित्सा मेडिसिन के लिए वैसे ही विश्व प्रसिद्ध है। भारत से बहुत अधिक इसका मेडिसिन का निर्यात किया जाता है सभी देशों को। और भारत चिकित्सा यात्रा के लिए एक पसंदीदा स्थान बन गया है, जिसे 2009 से 2019 तक 3.5 मिलियन विदेशी यात्रियों को आकर्षित किया है जिसने भारत ने। आगे पीरामल फाइनेंस ने अपनी पहली पूर्ण महिला शाखा मैत्रेय क्यों खोली है? बताइए। पीरामल फाइनेंस जो कंपनी है उसने अपनी पूर्ण महिला शाखा खोली है। ये कल के न्यूज़ में पढ़ा था। बताइए क्यों खोली है? इसका क्या उद्देश्य है? महिलाओं को उनकी आवश्यकता के अनुरूप वित्तीय सेवाएं प्रदान करके सशक्त बनाने के लिए, महिलाओं के वित्तीय समावेशन के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को सुदृढ़ करने के लिए, या महिला ग्राहकों की बढ़ती आवश्यकता क्षमता का लाभ उठाने के लिए, या उपयुक्त सभी। महिला ग्राहकों की बढ़ती बाजार क्षमता का लाभ उठाने के लिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। पीरामल फाइनेंस ने महिलाओं को सशक्त बनाने की, उनकी विशिष्ट ज़रूरतों को पूरा करने, बढ़ती बाजार क्षमता का दोहन करने, महिलाओं के वित्तीय समावेशन के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को मजबूत करने के लिए पूरी तरह से महिला शाखा खोली है। और यह महिला सशक्तिकरण की दिशा में मैंने बताया था कल आपको कि यह बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। आगे क्वेश्चन नंबर 14 है। केंद्र सरकार ने डिजिटल पर्सनल डेटा बिल के मसौदे को मंजूरी दे दी है और यह विधेयक मानसून सत्र में संसद के समक्ष आएगा। सरकार के सूत्रों ने कहा है कि इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने मसौदा विधेयक पर 21,666 सुझाव प्राप्त किए और उन पर विचार किया, जिन्हें नवंबर 2022 में टिप्पणियों के लिए प्रसारित किया गया है। डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड यानी डीपीवी ऐसे संगठनों पर कितना जुर्माना लगा सकता है? बताइए। 10 रुपये मतलब रुपयों में है, 10 रुपये नहीं, 100 करोड़ का, 150 करोड़ का, 200 करोड़ का, 250 करोड़ का और 110 करोड़ का कितना जुर्माना लगा सकता है डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड ऐसे संगठनों पर? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 250 करोड़ तक का जुर्माना लगा सकता है ऐसे संगठनों पर। डीवीपी के पास रुपये तक का जुर्माना लगाने का अधिकार है। 250 करोड़ तक के डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल का उल्लंघन करने वाले संगठनों पर 250 करोड़ का जुर्माना लगा सकता है डीवीपी। तो दोस्तों अब पहुंच गए हम 8 जुलाई के लास्ट क्वेश्चन तक। ये क्वेश्चन है, मार्च 2023 तक किस राज्य ने सूक्ष्म ऋण उधार के मामले में तमिलनाडु को पीछे छोड़ दिया है? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी कर्नाटक या ऑप्शन डी पश्चिमी बंगाल तथा ई महाराष्ट्र। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए बिहार को पीछे छोड़ दिया है तमिलनाडु ने। नहीं, तमिलनाडु को बिहार ने पीछे छोड़ दिया है। मार्च 2023 तक बिहार तमिलनाडु को पीछे छोड़ते हुए भारत में सबसे अधिक सूक्ष्म ऋण उधार लेने वाला राज्य बन गया है। तो दोस्तों 8 जुलाई के ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे, मैंने आप सभी से डिस्कस किए। कैसे लगे आपको, इम्पोर्टेंट लगे या कैसे लगे, नोट्स में लिख लेना। अगर अच्छे लगे हों तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना। और रिक्वेस्ट आप सभी से है कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।
अपने दोस्तों के बीच शेयर भी करें। धन्यवाद।